नमस्कार मित्रों, जब भी कोई नव निर्माण होता है तो एक नए सूर्य को देख चौंकना, यही रूढ़ियों की नादानी। तो रूढ़ियाँ और सारी चीज़ें चौंक उठती हैं कि ये नया निर्माण क्या करेगा। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने देश के नए संसद भवन का शिलान्यास किया, शिला पूजन किया और इसका नामकरण है, टोटल कुल योजना का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसको नाम दिया गया है। और मुख्य रूप से इसमें जो चीज़ आकर्षक है वो ये है कि नया एक संसद की एक नई इमारत बन रही है। पुरानी इमारत का क्या होगा ये भी तय है कि उसको भी बनाए रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो संसदीय आयोजन हैं उनको हर बार सुरक्षा की दृष्टि से भी मुख्य भवन में आयोजित करना ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए पुरानी संसद जो है उसका इस्तेमाल होगा, उसकी गरिमाएँ जो हैं ज्यों का त्यों, उसकी मेंटेनेंस सारी चलती रहेगी। अब इस पर जो वर्तमान जो हमारी नई संसद है मित्रों, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं कि इतना खर्च करने की ज़रूरत क्या थी कि 25,000 करोड़ का ये विस्टा प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है। और ये परियोजना उस काल में इसको मूर्त रूप देने का प्रयास हुआ है जिस काल में देश में केंद्र सरकार के पास जीएसटी की जो टर्नओवर है वो भी कम हुई है, जीएसटी वसूली नहीं हो पा रही है। राज्य सरकारों को उनका हिस्सा जीएसटी में नहीं मिल पा रहा, सबकी शिकायत ये कि हमारा हिस्सा तो दो। और केंद्र का ये बहाना है कि जब कोरोना है, जब बहुत लॉकडाउन भी रहे हैं, अब बहुत सारी अस्त व्यस्त ज़िंदगी हो गई है, उन हालात में ना तो उतना व्यवसाय हो रहा है, ना कारोबार, ना उद्योग धंधे चल पा रहे हैं। तो इसमें स्वाभाविक रूप से जीएसटी की आय में कमी आनी ही आनी थी। और उसको आगे कैसे दिया जाए ये हमें मतलब फंड्स की मतलब ये है कि जो संकट है कोष का, राजकोषीय संकट को एक बहुत बड़ा बहाना बनाया गया। फिर कोरोना पर जो एकदम से सरकार को उसके लॉकडाउन के जो परिणाम हैं उन पर भी, और उसके प्रिवेंटिव जो अभियान हैं उन पर भी, और उसका कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए जो जो उपाय करने पड़ रहे हैं उन पर भी अलग से कोष चाहिए। जब इतना बड़ा संकट सामने है तो ऐसे संकट में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट छेड़ लेना, ये एक कई लोग इस पर आपत्ति भी करते हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट को हमने नहीं बनाया, ये प्रोजेक्ट पूर्ववर्ती सरकारें बना गई थी, हम तो सिर्फ उन चीज़ों को, लंबित चीज़ों को लागू कर रहे हैं। और लागू करने में जो भी आएगा, हमारा जो संकल्प है उसमें कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। मित्रों, ये वर्तमान जो संसद है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वर्तमान संसद ये ब्रिटिश शासन में बनी थी और इसको भी लगभग 100 साल हो गए। 1921 में ये अस्तित्व में आ गई थी। इसका प्रयोग जो है वो शुरू हुआ था। और तब मित्रों सारे संसद भवन पर, परिसर पर 43 लाख रुपए खर्च आए थे। आज 43 लाख में कई भवनों के बाथरूम नहीं बनते, लेकिन एक समय था उस वक्त रुपए की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन फिर भी यह माना गया था कि 43 लाख रुपया उन दिनों में एक बहुत बड़ी रकम मानी गई थी। और ये कुल जो है परिसर उन दिनों जो निर्मित हुआ था वो 47,500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल था उस वक्त। अब जो है, अब इसका जो क्षेत्रफल है ये बढ़ाकर 64,500 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया, ये बढ़ गया है। अब इस पर जो खर्च नए पार्लियामेंट हाउस पर आएगा, कहाँ आप अंदाज़ा लगाइए कि 83 लाख रुपए 100 साल पहले का, और आज जो है 971 करोड़ की लागत से ये नया परिसर हमारे अस्तित्व में आएगा। अब इसमें उस वक्त ये था कि ये टोटल दिल्ली के जो मुख्य इमारतें थी मित्रों, जिसमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है, जिसमें संसद भवन भी शामिल है और कुछ अन्य मंत्रालय भी शामिल हैं, ये सारे के सारे जो आर्किटेक्ट था इनका वो लुटियंस और उसके साथी लोग थे। तभी उसी के नाम पर इसको लुटियन जोन भी कहा जाता है, लुटियन क्षेत्र भी कहा जाता है, उसी लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है उसके नाम पर। तो ये उस वक्त भव्य सेंट्रल हॉल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस वक्त बनी थी और तत्कालीन ज़रूरतों को देखकर बनी थी। अक्सर जितने निर्माण होते हैं मित्रों,
आने वाले 20-25 साल का हिसाब लगाया जाता है। लेकिन ये नहीं अंदाज़ा लगता कि अब 100 साल के बाद स्थिति क्या होगी। आज हमारी ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं। और उस वक्त ये दो बंदे थे, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने डिज़ाइन किया था। और अब जो है ये डिज़ाइनर जो है, ये कंपनियां बहुत सारी इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसमें एच सी पी नामक एक कंपनी जो है वो डिज़ाइंस के काम ही करती है। तो गुजरात बेस्ड कंपनी है और उसको ये सारा काम सौंपा गया है। उस वक्त मित्रों ये था कि उस वक्त हमने ज़्यादा से ज़्यादा सोचा था कि संसद में 543 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे और राज्यसभा में 245। तो ये अंदाज़ा था कि 550 के लगभग वहाँ कैपेसिटी चाहिए और ये अपना 245 या 250 की कैपेसिटी राज्यसभा के लिए चाहिए। अब यह है कि लोकसभा की कैपेसिटी का अनुमान ये लगाया जाता है कि आने वाले वक्त में जो जो संशोधन होंगे, जो जो सीमाओं का लोकसभा के जो परिसीमन सीटों का होगा, सीमाओं का पुनर्निर्धारण होगा, तो उसमें यह है कि ये सीटें बढ़कर लगभग 900, 898 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। और राज्यसभा की भी 245 से बढ़कर 384 सीटें हो जाएंगी। जब इतनी एकदम से बढ़ोतरी आप अपेक्षित कर रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सदस्य संख्या बढ़ेगी, तो उन सदस्यों के लिए बैठने की जगह, सुविधाएं भी चाहिए। सेंट्रल हॉल भी बड़ा चाहिए और उसके लिए जो आगे कैफेटेरिया है उसमें भी आगे ज़्यादा स्थान होने चाहिए। तो ये बहुत कुछ है जो बदलेगा और उस बदलाव के लिए हमें अपने जो है बहुत सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं। और मित्रों एक बात और जिक्र कर दूं चलते चलते कि ऐसा नहीं है कि देश में या दुनिया में इमारतें पुरानी नहीं हुई, बहुत पुरानी पुरानी इमारतें भी हैं। मसलन हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं हम लोग, तो नीदरलैंड का जो पार्लियामेंट हाउस है मित्रों वो 800 साल पुराना है, 800 साल। लेकिन उसकी प्राचीनता उसका प्लस पॉइंट है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी पुरानी इमारत जो है वो उसकी गरिमा बिल्कुल अलग होती है। और साथ में ये भी अंदाज़ा लगता है कि उस वक्त के डिज़ाइनर्स ने आने वाले कितने सालों का पूर्वानुमान लगा के इसको एक भव्य रूप दिया होगा। और ये स्थिति फ्रांस की है। फ्रांस की जो पार्लियामेंट हाउस है वो भी 400 साल पुराना है मित्रों। हमारा तो अभी 100 साल ही हुए हैं, तो वो 400 साल पुराना है। और उसमें मामूली बदलाव तो ज़रूर आए हैं लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं आए। और अमेरिका का जो सीनेट हॉल है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, संसदीय जो परिसर है, वो भी 220 साल उसको भी हो गए हैं। अर्थात हमारे से तो वो भी बुज़ुर्ग है हमारी तुलना में, हमें अभी 100 साल हुए। और इटली का और भी ज़्यादा ऐतिहासिक है कि 515 साल उसको भी हो गए। वो पोप का और रोम का जो इतना बड़ा केंद्र है उसको भी इतने साल हुए। तो जहाँ मित्रों पुरानी पुरानी इमारतों को एक अरिस्टोक्रेसी का, प्राचीन संस्कृति का एक प्रतीक चिन्ह मानकर दुनिया के कई देश चलते हैं, वहाँ इस पर बहस तो होनी स्वाभाविक है कि हमारे सिर्फ 100 साल हुए थे और 100 साल में ही हमने इतना बड़ा इसका आकार। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि जब ये बना था तब हमारा देश स्वाधीन नहीं था, तब हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन थे। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मालूम था कि हमने इतने से ज़्यादा सदस्य नहीं होने देने, इतने से ज़्यादा ये नहीं होने देने, और इसका प्रयोग अलग अलग। और पुरानी जो हमारा जो संसद भवन था मित्रों, उसके साथ कई बातें जुड़ी हुई, यादें भी जुड़ी हुई। मसलन सेंट्रल असेंबली हॉल में B.K. दत्त और भगत सिंह की यादें भी जुड़ी हुई हैं, जहाँ उन्होंने बम फेंका था। तो ये बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक बातें हैं। और ये वही इमारत है पुराने वाली जिसमें 14 अगस्त की अर्धरात्रि को पंडित नेहरू ने स्वाधीनता दिवस का पहला अपना भाषण, द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, वो दिया था, जो ऐतिहासिक चर्चा का विषय बना और आज भी वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। उस इतिहास में दूरदृष्टि भी है, दिव्य दृष्टि भी है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी सामने आती हैं। लेकिन उसमें ये भी है कि ऐसा वक्त भी आया ऐसी संसद पर, पुरानी बिल्डिंग पर, जब संसद भवन पर हमले से भी आतंकी कतराए नहीं, उन्होंने भी इसको सुविधाजनक माना। और ऐसी घटनाएं जो हैं वो भी इसी संसद के, पुरानी संसद के इतिहास का एक हिस्सा हैं। तो मित्रों,
ऐसे अब नई जो परियोजना सामने आ रही है, विपरीत परिस्थितियों में भी अगर उस पर क्रियान्वयन अर्थात अमल उस पर हो जाता है और समयबद्ध तरीके से निर्माण होता है, तो ये एक उपलब्धि होगी। कहा यही जाता है कि ये 2022 तक ये जो परियोजना है, उसके बाद हम लोग नए भवन में हमारी संसद लगेगी। ये परियोजना लगभग पूरी होने के कगार पर होगी। 2022 तक 2 वर्ष का और समय है। लेकिन मित्रों, पुरानी चीज़ों को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, उनके साथ हमारी परंपरा जुड़ी हुई है। शुक्रिया दोस्तों।